दोस्तों ये है दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे फास्ट और सबसे खतरनाक बॉम्बर प्लेन अमेरिकन B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जिसकी एक यूनिट की कॉस्ट $2.13 बिलियन है, जो कि इसे दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बॉम्बर प्लेन बनाता है। पर मैं अगर आपसे बोलूं इन सभी बातों के अलावा ये प्लेन नाजी जर्मनी द्वारा डिजाइन किया गया है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अबे साले। अरे रुको समझो तो जरा। जब 1 सितंबर साल 1939 पे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, तब जर्मनी को मालूम था कि एक दिन अमेरिका भी इस वॉर में शामिल होगा, जिसकी वजह से जर्मनी भी ये वॉर हार सकता है। इसीलिए जर्मनी द्वारा पहले से ही एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को डेवलप करने का प्लान बनाया गया, जो कि अटलांटिक ओशन को क्रॉस करके अमेरिका के ऊपर बॉम्बिंग कर सके। और इसी वजह से साल 1930 से ही जर्मनी की गवर्नमेंट ने जर्मनी के ग्लाइडर्स क्लब के मेंबर्स को फंड किया, ताकि वो जर्मनी के लिए इंजन्स पर चलने वाले मिलिट्री प्लेन बना सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत जर्मनी को बैन कर दिया गया था इंजन पावर मिलिट्री प्लेन्स बनाने से। और साल 1941 में जब अमेरिका ने वॉर को ज्वाइन कर लिया, तब इन बॉम्बर्स प्लेन्स की जरूरत और ज्यादा महसूस होने लगी जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी की नेवी इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो यूके से बच के अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर सके और अमेरिका के ऊपर बॉम्बिंग कर सके, क्योंकि वो ज्यादातर यू बोट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी। तभी स्टोरी पे आते हैं ये दोनों हॉर्टन्स ब्रदर, जो कि जर्मनी के ग्लाइडर्स क्लब के ही मेंबर थे। और इनका ये मानना था अगर ग्लाइडर बेस्ड डिजाइन को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाए तो बहुत आसानी से लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स को बनाया जा सकता है। और इसीलिए इन्होंने गवर्नमेंट को प्रपोज किया और रिक्वेस्ट की कि अगर गवर्नमेंट उन्हें फंड करती है तो वो एक ऐसा बॉम्बर बना सकते हैं जो कि 3x1000 होगा, यानी वो 1000 kg तक के पेलोड को कैरी कर सकता है, 1000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकता है, और तो और 1000 किलोमीटर तक की स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है। और ये कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो आज से पहले किसी भी बॉम्बर प्लेन पर नहीं थी। और इसीलिए नाजी जर्मनी की एविएशन मिनिस्ट्री ने तुरंत ही इस प्रोजेक्ट को हाँ कर दी और फंडिंग भी दे दी, जिसके बाद यहाँ से शुरुआत होती है हॉर्टन 229 प्रोजेक्ट की। हॉर्टन 229 वैसे तो एक छोटी कॉन्फ़िगरेशन का प्लेन था, जिसकी रेंज बस यूके तक ही थी, पर हिटलर का ये प्लान था कि अगर हॉर्टन 229 को कामयाबी मिलती है तो वो इसका एक बड़ा वर्जन भी बनाएगा, जो कि कैपेबल होगा अमेरिका तक बॉम्ब करने के लिए। मगर हिटलर का ये सपना कभी पूरा ना हो सका, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना डिले हो गया कि इसके पहले प्रोटोटाइप की टेस्टिंग ही मार्च 1944 में हुई, जो कि एक बिना इंजन का ग्लाइडर प्लेन ही था बस। फिर दूसरे प्रोटोटाइप की टेस्टिंग 18 फरवरी 1945 में हुई, जो कि इंजन पावर तो था और उसने फ्लाई भी किया, लेकिन फ्लाइंग के दौरान वो क्रैश कर गया और उसका टेस्ट पायलट भी मारा गया। वहीं 1945 तक जर्मनी के ऊपर अलाइड फोर्सेस द्वारा दोनों तरफ से हमला किया जा रहा था और जर्मनी के कई सारे स्टील प्लांट को भी अलाइड फोर्सेस द्वारा बॉम्ब किया गया था, जिसकी वजह से हॉर्टन 229 का थर्ड प्रोटोटाइप वक्त से पहले पूरा नहीं हो पाया। और देखते ही देखते अप्रैल 1945 में जर्मनी ये वॉर भी हार गया और फिर यूके की फोर्सेस द्वारा इस प्लेन की फैक्ट्री पे भी हमला कर दिया गया और इस प्लेन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को सीज भी कर लिया गया और तुरंत ही इसे यूके भी भिजवा दिया गया, ताकि इस जर्मन टेक्नोलॉजी को यूके स्टडी कर सके। जिसके बाद यूके ने इस टेक्नोलॉजी को स्टडी तो किया, पर इसको स्टडी करने के बाद यूके ने इसे अमेरिका को दे दिया, ताकि वो भी इस टेक्नोलॉजी को स्टडी कर सके। वहीं बात करें दुनिया की, तो दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो चुका था, पर अब एक नया वॉर शुरू हो गया था, जो था कोल्ड वॉर, जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच का एक आइडियोलॉजिकल वॉर था। अमेरिका हर हालत में चाहता था कि वो इस वॉर को जीते, जिसकी वजह से अमेरिका लगातार ऐसे स्पाई प्लेन्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाने पर लगा था जिनकी रेंज इतनी ज्यादा हो कि वो सोवियत यूनियन के रडार्स और मिसाइल सिस्टम को चकमा दे पाए और उन्हें बाईपास कर पाए। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस वक्त तक सोवियत यूनियन द्वारा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बेस्ड रडार्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बहुत आसानी से अमेरिका के हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले स्पाई प्लेन्स को डिटेक्ट कर लेते थे। जैसे कि 1 मई 1960 को हुआ था, जब अमेरिका के एक U-2 प्लेन को डिटेक्ट कर लिया गया था। इसलिए अमेरिका द्वारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बॉम्बर्स बनाने पर ध्यान दिया गया, ताकि वो सोवियत रडार्स और मिसाइल सिस्टम को आसानी से बाईपास कर सके। और तो और ये स्टेल्थ बॉम्बर इतने कैपेबल हों कि वो सोवियत यूनियन पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी ड्रॉप कर सके। और ऐसा बॉम्बर बनाने के लिए अमेरिका के इंजीनियर्स द्वारा चूज किया गया फिक्स विंग डिजाइन, जो कि ऑलरेडी नाजी जर्मनी द्वारा बना लिया गया था और एक ट्राइड और टेस्टेड डिजाइन था। और बस इस डिजाइन से जरूरत थी तो थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट की, ताकि इसमें ज्यादा बॉम्ब कैरिंग कैपेबिलिटीज को ऐड किया जा सके और ज्यादा स्पीड को भी ऐड किया जा सके। और खास तौर से फाइनल टेस्टिंग करना भी बहुत जरूरी था, जो कि नाजी जर्मनी द्वारा नहीं की जा सकी थी। जिसके बाद साल 1997 में हमें देखने को मिलता है B-2 स्टेल्थ बॉम्बर,
जो कि नो डाउट नाजी जर्मनी के हॉर्टन 229 के डिजाइन से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाजी जर्मनी द्वारा ये डिजाइन ट्राइड और टेस्टेड था। और इस डिजाइन में सबसे खास बात थी कि इसमें यॉ फोर्सेस भी कम लगते थे, जिससे प्लेन स्टेबल तो रहता ही था, साथ ही साथ इस प्लेन से एक्सट्रीम मैनूवर्स भी किया जा सकता था। और इसी वजह से B-2 बॉम्बर आज तक का सबसे सक्सेसफुल स्टेल्थ बॉम्बर प्लेन है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आपको अगले किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी न्यू ईयर।